हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। सो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो हमारी ये आज की 5वीं क्लास है। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या जाना था? कल की क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था। क्या विशेषता है, मतलब क्या किस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। फिर हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जाना था। ठीक है, और फिर मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना था। सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था, डिटेल में हमने इनमें कुछ नहीं पढ़ा था। हमने ये जाना था कि हमारे संविधान के अंदर ये चीज़ें हैं। तो चलिए अब आज देखते हैं आज क्या है। अब आज क्या जानने वाले हैं हम? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। जो हमारा जो भारत है, तो वो क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी क्या है? हमारे संविधान की एक विशेषता है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर चलिए जानते हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। मतलब जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। इसमें अनेक धर्म के लोग रहते हैं हमारे भारत के अंदर। इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। इसलिए क्या हमारा जो संविधान है वो किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बात करता। जैसे और देश हैं, और देशों में बात की जाती है कि ये देश इस धर्म से रिलेटेड है। किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता है। जो हमारा कौन बात नहीं करता है? हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें सभी धर्म क्या है? समान माने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। कुछ प्रावधान हैं जो क्या दर्शाते हैं? जो ये दर्शाते हैं कि जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, चलिए कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारी प्रस्तावना है, भारत का जो संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें क्या शब्द जोड़ा था? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जो हमारी प्रस्तावना है, जो संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है, तो वो क्या करती है कि जो जो भारत के नागरिक हैं उनकी आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की, जो भगवान के अंदर, अपने ईश्वर के अंदर, उनके जो भी भगवान है उनके अंदर जो विश्वास करती है जो जनता, उसके लिए उनको क्या है? उसको पूर्ण स्वतंत्रता है और उसकी रक्षा करती है। कौन करती है? हमारी प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 14 कहता है। अब क्या है कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है भारत के अंदर, तो उसके लिए क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून समान है। सबके कानूनी जितने भी अधिकार हैं सबके लिए समान होंगे। ठीक है, और जो भी सुरक्षा है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, उनके लिए जो कानूनी सुरक्षा है वो समान होगी। तो ये कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 14 के अंदर, जो किस में आता है? हमारा मौलिक अधिकार के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी धर्म के नाम पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का हो, तो किसी भी धर्म के नाम पर क्या किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन बताता है हमें? ये हमारा अनुच्छेद 15 बताता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों के समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, सरकार द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रदान की गई हैं, उसमें क्या है? प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए, प्रत्येक नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ये नहीं है कि वे गरीब हैं तो उसको
अवसर नहीं दिया जाएगा, या ये अमीर है, वो तो अलग बात है कि कैटेगरी वाइज है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल इसमें आ रहे हैं, वो चीज़ अलग हो गई, वो तो आरक्षण से रिलेटेड हो गई। लेकिन अगर हम उस बात को हटा दें तो प्रत्येक धर्म के लोग को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को क्या है, समान अवसर दिए जाएंगे। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये अनुच्छेद 16 बताता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। ये हम अनुच्छेद किस में दिया गया है? आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया है। ये क्या कहता है आर्टिकल 25 के? हर व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसकी पूजा अर्चना कर सकता है। सबको अपने किसी भी धर्म को अपनाने की और उसकी पूजा अर्चना करने के लिए समान अधिकार है। ये नहीं है कि कोई धर्म है किसी का तो उसको उसके धर्म से रिलेटेड जो भी उसको पूजा अर्चना करनी है उससे रोका जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे है, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। मतलब कोई भी धार्मिक समूह है, जैसे ठीक है, हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का समूह, कोई से भी धर्म का है, अथवा इसके किसी हिस्से को या इसका कोई हिस्सा है, धार्मिक मामलों के प्रबंधों का अधिकार है। मतलब अपने धार्मिक जितने भी उनके धार्मिक मामले हैं उनको क्या कर सकते हैं? वो प्रबंधन कर सकते हैं, उस चीज़ का उन्हें अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 में ये इस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, सिख धर्म का है, ईसाई धर्म का है, किसी भी धर्म का है, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके लिए उसको किसी भी तरीके का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 बोलता है कि किसी भी जो भी सरकारी संस्थान हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी संस्थानें हैं, उनमें क्या है, उनमें किसी भी धार्मिक मतलब कि किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ये नहीं है कि हिंदू से रिलेटेड कोई निर्देश दिए जाएंगे, हिंदू धर्म से रिलेटेड, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, सिख धर्म से रिलेटेड या ईसाई धर्म से रिलेटेड कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, किसी भी तरीके के कोई क्या नहीं किए जाएंगे, धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। कहाँ? जो शैक्षिक संस्था है, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके अंदर क्या है, किसी भी तरीके का कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर धर्म का कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को आरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि नागरिक जो हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो किसी भी वर्ग के हैं, उनको क्या है, अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। वो उसको क्या है, संरक्षित करके रख सकते हैं, उसको किसी तरीके से नष्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का उनको क्या है, पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि जो अल्पसंख्यक हैं भारत के अंदर, जो माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो ये क्या माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि अपनी पसंद के उनकी जैसा वो चाहें, अपनी इच्छा से वो क्या कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें संचालित भी कर सकते हैं। इस चीज़ का क्या है, उनको पूर्ण अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44। अभी अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि जो राज्य है, राज्य से मतलब है भारत है, भारत से मतलब है कि जो राज्य है वो क्या करेगा, भारत, वो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
क्या करेगा, समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा कि सबको समान रखा जाए, उस चीज़ का वो प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये इसमें इतने पॉइंट्स थे। चलिए आगे जानते हैं इसमें धर्मनिरपेक्षता के अंदर। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म चर्चा और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी पश्चिमी अवधारणा क्या है कि धर्म जो भी चर्चा है या राज्य से मतलब राजनीति है, तो इन दोनों के बीच में क्या रखती है, वो पूर्ण अलगाव रखती है। मतलब कि किसी भी तरीके का इसमें कोई भेदभाव ना हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का क्या करती है, ये अवधारणा रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ एक समाज बहुधर्मवादी है। अब ये जो धर्मनिरपेक्षता की जो नकारात्मक अवधारणा है, जो नेगेटिव अवधारणा है, तो वो क्या है, तो जो भारतीय परिवेश है उसमें लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का जो समाज है, तो भारतीय समाज है, भारत का जो समाज है वो बहुधर्मवादी है, क्योंकि इसमें बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, बहुत से धर्म के लोग निवास करते हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों के समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। तो इसीलिए क्या किया है, जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या किया गया है, में सभी धर्मों को समान आदर, जो भी धर्म है, जितने भी धर्म है, सबको क्या किया गया है, समान आदर दिया गया है, या फिर सभी धर्मों के समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक पहलू शामिल किया गया है। मतलब कि सभी धर्मों का समान रूप से रक्षा की जाएगी। ये किस चीज़ में कहा गया है, ये धर्मनिरपेक्षता के अंदर कहा गया है, हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। अब क्या है कि जो संविधान है इसमें, इसके अंदर क्या है, जो विधायिका होती है तो उसमें धर्म के आधार पर कुर्सी का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उस पुराने धर्म आधारित जो प्रतिनिधित्व था उसको भी क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। अब हमारे संविधान के अंदर क्या है, जो आरक्षण दिया गया है वो वैसे तो नहीं है लेकिन अस्थायी है, इसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। समाप्त कब किया जा सकता है, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि कुछ जो SC और ST कम्युनिटी में जो लोग आते हैं, तो वो क्या है, वो पहले क्या होता था, वो लोग कम पढ़े लिखे होते थे, तो उनको क्या है, उनको थोड़ा नीचा माना जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको नीचा मानते थे। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें क्या कहा गया कि इन लोगों को भी क्या है, इन लोगों को भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बराबरी पर जाने का पूर्ण अधिकार है। तो इसके तहत क्या किया गया, आरक्षण बनाया गया। जिस दिन भी सब लोग इक्वल हो जाएंगे भारत के अंदर, उस दिन ही क्या होगा, जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन मिलता है हर किसी को, वो क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन संविधान के अंदर ये चीज़ है कि किसी भी धर्म के लोग को, किसी भी जाति के लोग को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। ये जो आरक्षण मिलता है ये क्या है, अस्थायी आरक्षण है। ठीक है, कोई स्थायी नहीं है। जब भी हर धर्म के लोग, हर कास्ट के लोग इक्वल आ जाएंगे, जिस दिन भी बराबर हो जाएंगे, उस दिन ये खत्म कर दिया जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो ये था हमारा, क्या क्या पढ़ रहे थे हमने क्या, किस बारे में जाना था, ये जाना था हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य जो भारत है उसके बारे में जाना था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये है भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके द्वारा क्या किया गया है, जो राज्य की विधानसभाएं हैं
और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। अब ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार होता क्या है, चलिए आगे जानते हैं। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। मतलब जिस भी व्यक्ति की जो भी पर्सन है उसकी एज कितनी है, कम से कम 18 वर्ष हो, और ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, तो उसको क्या है, मत देने का, वोट देने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब जो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन अधिनियम जो आया था 1988 के द्वारा, उसमें क्या कहा गया था कि जो पहले क्या उम्र थी वोट डालने की, 21 साल थी, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या है। देश के वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करने का एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। मतलब देखते हुए कि हमारा देश का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, सामाजिक असमानता भी हैं लोगों के अंदर, अशिक्षित भी हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल किया था ना, तो ये बात क्या है, बहुत ही सराहनीय है और साहसिक बात है उनके लिए। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल काम था जिसको उन्होंने बहुत ही आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। जो वयस्क मताधिकार है ये क्या करता है कि जो लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देता है, उसके बढ़ा देने के आधार पर ही साथ साथ क्या करता है, आम जनता को भी स्वाभिमान में वृद्धि होती है। मतलब कोई भी जनता है उसको ये नहीं लगता कि हमको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है, मतलब वो अपने मर्जी की सरकार क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के कई नई आशाएं और प्रत्याशा जागृत करता है। तो ये क्या है, ये जो मत देने का जो अधिकार है, तो ये क्या करता है, जो समानता का सिद्धांत है इस चीज को भी लागू करता है, क्योंकि सब वोट तो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, उसकी वोट की वैल्यू क्या है, इक्वली काउंट होगी। और साथ ही साथ क्या है, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी में आते हैं लोग, उनके लिए क्या है, उनके जो हित हैं उनकी रक्षा करने का अवसर देता है। और जो कमजोर वर्गों से लोग आते हैं तो उनके लिए क्या करता है, नई आशाएं और प्रत्याशा जागृत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम बात करते हैं एकल नागरिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। तो ये एकल नागरिकता क्या है, हम जो एक ये भी विशेषता है हमारे संविधान की कि हमारे संविधान में क्या है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है उसको अपनाया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं। चलिए, इसमें क्या कहता है कि यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है, और दो लक्षणों एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। और जो इसके अंदर क्या है, दो लक्षण है, कौन से, एकल और संघीय, इनका क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। लेकिन इसके अंदर प्रावधान क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और केंद्र की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी।
केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है किसके अंदर, भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। अब अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तो उस केंद्र की तो किसी भी व्यक्ति के पास अलग नागरिकता होगी और जिस राज्य में रहेगा उस राज्य की अलग नागरिकता होगी। लेकिन भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाते हैं। तो इसलिए जो अमेरिकन है वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाते हैं। पहला ये कि राष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त, पहला ये है कि राष्ट्र सरकार जो देती है, जो केंद्र सरकार देती है उस चीज़ का वो लाभ उठाते हैं। और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त, और जो राज्य सरकार जो भी अधिकार देती है उसका भी वो लाभ उठाते हैं। आगे जानते हैं आगे क्या है। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहता हो, संपूर्ण देश के में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब भारत के अंदर क्या है, सभी नागरिक, जो भी नागरिक हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको क्या है, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो, किसी भी स्टेट में पैदा हुआ हो या किसी भी स्टेट में रहता हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। चाहे वो किसी अदर स्टेट में जाके रहने लगे तो उसमें क्या होगा, उसको वो ही अधिकार, वो ही समान अधिकार, चाहे वो राजनीतिक से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो या वो उसके नागरिक अधिकार हो, सब क्या है, समान रूप से उसको प्रदान किए जाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसमें किसी भी तरीके का क्या है, कोई भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और नरजातीय विवाद होते रहते हैं। इसके बावजूद भी भारत में क्या होते रहते हैं, समान अधिकार हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, अधिकारों का जो प्रावधान है उसके बावजूद भी क्या होता रहता है, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो भी होते रहते हैं। वर्ग संघर्ष, किसी भी वर्ग के अंदर जो संघर्ष होता है वो भी, जातिगत युद्ध, जाति से रिलेटेड, भाषा के आधार पर जो विवाद होते हैं, और नरजातीय विवाद जो भी होते हैं, ये सब उसके बावजूद भी क्या है, भारत के अंदर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। फिर भी तो इसका मतलब ये क्या होता है कि जो भारत, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो जो निर्माताओं ने जो क्या सपना देखा था, उन्होंने सपना देखा था कि भारत क्या है, एकीकृत और संगठित भारतीय राष्ट्र हो। लेकिन उनका ये सपना क्या है, वो पूरा नहीं हो पाया है अभी तक। किस वजह से, इन सब चीज़ों के चलते हुए। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास में। तो ठीक है, आज इतना ऐसा करते हैं, आज ये इतना ही रखते हैं। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्र निकाय के बारे में जानेंगे कि भारत क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है, ये चीज़ें हमारे संविधान में है। आपातकालीन प्रावधान के बारे में जानेंगे, त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियों के बारे में जानेंगे कि ये चीज़ें भी क्या है, हमारे संविधान के अंदर हैं, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। फिर उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे क्या पढ़ना है। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या जैसी भी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।